सोचिए, एक रैपर जो अपने गानों से सिस्टम को चैलेंज करता था, आज वही उस सिस्टम को चला रहा है। ये कहानी है बालेन शाह की, एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट से नेपाल के प्रधानमंत्री बनने तक का एक ऐसा सफर जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो इनकी कहानी की शुरुआत होती है गलियों से। एक अंडरग्राउंड रैपर के तौर पर इनके शब्द सरकार से सवाल करते थे और इनकी धुनें नौजवानों के लिए एक तरह से बगावत का संगीत बन गई थी। लेकिन माइक के पीछे इनकी एक और पहचान थी, एक सिविल इंजीनियर की। मतलब एक तरफ शब्दों से ये व्यवस्था पर चोट कर रहे थे, तो दूसरी तरफ शहरों की नींव रखने का हुनर भी जानते थे। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अनोखा था। और इन्हीं दो किरदारों ने मिलकर जन्म दिया एक ऐसे राजनीतिक क्रांतिकारी को जो आगे चलकर देश के सबसे ऊंचे पद तक पहुंच गया। रैपर, इंजीनियर और अब प्रधानमंत्री। तो ये असाधारण सफर आखिर शुरू कैसे हुआ? बालेन शाह एक बिल्कुल साधारण मिडिल क्लास परिवार से आते थे। उनके पास सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री थी, लेकिन कागज पर बने नक्शों से कहीं ज्यादा उनके दिल में शब्दों और धुनों का तूफान भरा हुआ था। उनका राइज बिल्कुल रॉकेट की तरह था। देखिए, 2012 में उनका पहला रैप सॉन्ग आता है। सिर्फ एक साल के अंदर 2013 तक वो वायरल रैप बैटल्स के जरिए युवाओं के आइकॉन बन चुके थे। और फिर सिर्फ 9 साल बाद 2022 में वो राजनीति में आते हैं और काठमांडू के मेयर बन जाते हैं। और यही वो जीत थी जिसने 2026 में उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की नींव रखी। क्रांति एक चेतना है। ये सिर्फ उनके गाने के बोल नहीं थे, ये उनका मकसद था। उनके हर गीत में करप्ट सिस्टम के खिलाफ गुस्सा और आम आदमी का दर्द साफ झलकता था। उस वक्त कौन जानता था कि ये गाने आने वाले एक बहुत बड़े राजनीतिक भूचाल का ट्रेलर थे। और जब मेयर चुनाव के नतीजे आए तो पूरे देश में जैसे सन्नाटा छा गया। बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के एक अकेले उम्मीदवार ने 38% से ज्यादा वोट हासिल किए। उन्होंने उन बड़ी बड़ी पार्टियों को धूल चटा दी जो कल तक एक रैपर का मजाक उड़ा रही थी। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक बगावत थी। मेयर की कुर्सी संभालते ही बालेन ने ये एकदम क्लियर कर दिया कि वो नियमों से चलने आए हैं और उन्होंने दशकों से जमी जमाई व्यवस्था से सीधा टकराने का फैसला कर लिया। उनका सबसे साहसिक कदम था टुकुचा नदी को आजाद कराना। एक ऐसी नदी जो सालों से पावरफुल लोगों की बड़ी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स के नीचे दबी हुई थी। उन्होंने बुलडोजर चलवाकर एक सीधा संदेश दिया कि कानून और प्रकृति से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो कितना भी अमीर या प्रभावशाली क्यों ना हो। उनका काम करने का तरीका पुरानी व्यवस्था से बिल्कुल उल्टा था। जहां पहले पावरफुल लोगों को बचाया जाता था, वहीं बालेन ने पूरी ट्रांसपेरेंसी से एक्शन लिया। और जब केंद्र सरकार ने अवैध कब्जों पर उनका साथ देने से मना कर दिया, तो टकराव होना तो लाजमी था। और उनका जवाब बहुत बोल्ड था। उन्होंने सिंघा दरबार, जहां प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, वहां से कूड़ा उठाना ही बंद कर दिया और सोशल मीडिया पर 14 कारण बताते हुए अपने इस एक्शन को सही ठहराया। वो पोस्ट आग की तरह फैल गई। उस वक्त पूरा देश एक बारूद के ढेर पर बैठा था। युवा बेरोजगारी से परेशान थे और सरकार करप्शन के आरोपों में घिरी हुई थी। बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी बहुत जल्द भड़कने वाली थी। सरकार का गिरना बहुत तेजी से हुआ। 4 सितंबर 2025 को सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाकर युवाओं के गुस्से को और भड़का दिया। जेन जी पीढ़ी सड़कों पर उतर आई। फिर आया 8 सितंबर का वो काला दिन, जब शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने गोलियां चला दी। इस क्रूरता ने सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी और अगले ही दिन 9 सितंबर को प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। नतीजा 76 जानें गईं। 2 दिनों की हिंसा में 76 लोग मारे गए। सड़कें खून से लाल थीं और पूरा देश इस त्रासदी से सदमे में था। और जब व्यवस्था टूटती है तो अराजकता फैलती है। इसी उथल-पुथल के बीच सेंट्रल जेल से 3513 कैदी भाग निकले। ये इस बात का सबूत था कि देश में सरकार का कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो चुका था। सरकार गिरने के बाद देश में एक पावर वैक्यूम पैदा हो गया। युवाओं ने पुराने भ्रष्ट चेहरों को सिरे से खारिज कर दिया और अपनी सारी उम्मीदें सिर्फ एक इंसान पर टिका दी, बालेन शाह। मार्च 2026 के चुनाव ने तो इतिहास ही रच दिया। बालेन शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को उन्हीं के गढ़ में लगभग 50,000 वोटों से हराया। ये वो सीट थी जहां ओली 1991 के बाद से कभी नहीं हारे थे। जनता ने अपना फैसला सुना दिया था। 27 मार्च 2026 को सिर्फ 35 साल की उम्र में बालेन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बने।
और इसके साथ ही वो दुनिया के सबसे युवा सेवारत राष्ट्राध्यक्ष बन गए। प्रधानमंत्री बनते ही बालेन शाह ने जो कदम उठाए, उसने पूरे साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में हलचल मचा दी। ये इस बात का साफ संकेत था कि देश के लिए एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। शपथ लेने के ठीक अगले दिन 28 मार्च की सुबह उन्होंने सबको चौंका दिया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। संदेश बिल्कुल साफ था, कानून से ऊपर कोई नहीं है। इसके बाद आया उनका 100 सूत्रीय एजेंडा, जो देश को बदलने का एक पूरा ब्लूप्रिंट था। इसमें कुछ कदम तो बिल्कुल क्रांतिकारी थे, जैसे शिक्षा को राजनीति से आज़ाद करने के लिए छात्र संघों पर बैन लगाना। उन्होंने ये भी आदेश दिया कि 1991 से अब तक के सभी राजनेताओं की संपत्ति की जांच हो, ताकि भ्रष्टाचार की जड़ों पर हमला किया जा सके। ये सिर्फ वादे नहीं थे, ये एक नए नेपाल की शुरुआत थी। बालेन शाह की कहानी सिर्फ एक देश की नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे एक अकेला इंसान जब युवाओं की आवाज बन जाता है तो पूरी की पूरी भ्रष्ट व्यवस्था को हिला कर रख सकता है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये दुनिया भर के युवाओं के लिए एक नई क्रांति का ब्लूप्रिंट है?